नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा, कूटनीति और वैश्विक छवि से जुड़ा हुआ एक ऐसा बड़ा घटनाक्रम है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी हो गया है। भारत को हाल ही में एक ऐसा अल्टीमेटम मिला है जिसने विदेश नीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। यह अल्टीमेटम 24 दिनों का है और इसे हल्के में लेना भारी भूल साबित हो सकती है। चेतावनी साफ है, अगर तय समय सीमा में मांगे पूरी नहीं हुई तो मामला सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत जैसे बड़े और संप्रभु देश को यह धमकी दे कौन रहा है? वह कौन सी ताकत है जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत की आड़ लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? और अचानक भारत को ही क्यों निशाने पर लिया गया? इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और भावनात्मक भी रहा है। 1971 से लेकर आज तक दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में जिस तरह का माहौल बना है वह अभूतपूर्व है। बांग्लादेश की सड़कों पर अब खुलेआम भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। भारतीयों को बाहर निकालो, भारतीयों की नौकरियां छीनो, वर्क परमिट रद्द करो। ये नारे अब हाशिए पर नहीं, बल्कि मुख्य धारा में सुनाई दे रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर यह नफरत अचानक कहां से पैदा हुई? इस आग में घी डालने का काम किया है बांग्लादेश के एक उग्र छात्र संगठन इनकलाब मंच ने। यह संगठन पिछले कुछ समय से आक्रामक तेवर अपनाए हुए है और सीधे तौर पर भारत को निशाना बना रहा है। इनके नेताओं के भाषणों में अब कूटनीति नहीं, बल्कि धमकी की भाषा सुनाई देती है। स्थिति तब और विस्फोटक हो गई जब इस संगठन के प्रमुख प्रवक्ता और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की रहस्यमय हत्या हो गई। इस हत्या ने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। छात्र संगठनों ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और देखते ही देखते देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। 28 दिसंबर 2025 की रात इस पूरे मामले में निर्णायक मोड़ लेकर आई। इनकलाब मंच के महासचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने 4 बड़ी मांगें रखीं। ये मांगें सामान्य प्रशासनिक नहीं थीं, बल्कि सीधा सीधा भारत को कटघरे में खड़ा करने वाली थीं। पहली मांग थी कि हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को 24 दिनों के भीतर बरामद किया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। दूसरी मांग और ज्यादा खतरनाक थी। बांग्लादेश में काम कर रहे सभी भारतीय नागरिकों को देश से बाहर निकालने की बात। उनके वर्क परमिट रद्द किए जाएं और उनकी नौकरियां स्थानीय नागरिकों को दी जाएं। यहीं से यह साफ हो जाता है कि भारतीयों को इस पूरे घटनाक्रम में एक स्केपगोट यानी बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तीसरी मांग ने इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। इनकलाब मंच ने खुले तौर पर धमकी दी कि अगर भारत ने कथित आरोपियों को बांग्लादेश को नहीं सौंपा और सहयोग नहीं किया तो वे भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट लेंगे। सोचिए, एक छात्र संगठन पूरे देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे की बात कर रहा है। चौथी मांग में उन्होंने बांग्लादेश की आवामी लीग और खुफिया एजेंसियों पर कार्रवाई की बात कही, जिससे साफ है कि यह सिर्फ भारत विरोध नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति की भी जंग है। इस पूरे घटनाक्रम में दोहरा मापदंड साफ नजर आता है। बांग्लादेश में भारतीयों को निकालने की मांग को जायज ठहराया जा रहा है, लेकिन भारत में जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर सवाल उठते हैं तो मानवाधिकार और अल्पसंख्यक संरक्षण की आड़ में बहस को दबाने की कोशिश की जाती है। यह दोहरा रवैया आखिर क्यों? और एक अहम सवाल, कौन से भारतीय हैं जो तेजी से विकसित हो रहे भारत को छोड़कर संकटग्रस्त बांग्लादेश में जाकर काम कर रहे हैं? इनकलाब मंच ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2026 के मध्य तक अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे बांग्लादेश में देशव्यापी हड़ताल होगी। यह सिर्फ एक आंतरिक आंदोलन नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। भारत के पूर्व राजनयिक और विदेश नीति विशेषज्ञ अनिल त्रिगुणायत ने इस मांग को पूरी तरह अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण बताया है। उनका कहना है कि इस तरह की मांगें न तो आर्थिक हकीकत
दो को समझती हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या सरकार दबाव में है या जानबूझकर समय निकाल रही है? अंदरूनी सूत्रों की माने तो यह पूरी कवायद एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका अगला कदम भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोर्चा खोलना हो सकता है। अब आते हैं उस दूसरी खबर पर, जो उतनी ही गंभीर है लेकिन उतनी ही गोपनीय भी। तारीख है 1 जनवरी 2026। पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई है, लेकिन इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहद संवेदनशील और शांतिपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी की जाती है। हर साल 1 जनवरी को दोनों देश एक दूसरे को एक विशेष सूची सौंपते हैं। यह कोई सामान्य दस्तावेज नहीं, बल्कि दोनों देशों की परमाणु प्रतिष्ठानों की पूरी जानकारी होती है। कौन सा न्यूक्लियर प्लांट कहां है, कौन सा रिसर्च रिएक्टर किस शहर में स्थित है, कहां रेडियो एक्टिव सामग्री रखी गई है, यह सब जानकारी इस लिस्ट में होती है, यहां तक कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तक। यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय होती है, न मीडिया को दी जाती है, न जनता को। यह परंपरा अब अपने 35वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद साफ था, युद्ध की स्थिति में भी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना न बनाया जाए, ताकि मानवता को बचाया जा सके। यह समझौता बताता है कि तमाम दुश्मनी के बावजूद कुछ लाल रेखाएं होती हैं, जिन्हें कोई भी देश पार नहीं करता। अब तीसरी बड़ी और रणनीतिक खबर चीन से जुड़ी है। चीन ने 2026 से 2027 के बीच चांदी के निर्यात पर भारी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2026 से चीन से चांदी का निर्यात लगभग बंद हो जाएगा। पहली नजर में यह फैसला मामूली लग सकता है, लेकिन हकीकत में यह एक टेक्नोलॉजिकल हथियार है। चांदी आज की आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। मिसाइल सिस्टम, रडार, सैटेलाइट, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, न्यूक्लियर रिएक्टर, हर जगह चांदी का इस्तेमाल होता है। दुनिया की करीब 60 से 65% शुद्ध चांदी चीन से आती है। भारत अपनी जरूरत की लगभग 15% चांदी चीन से आयात करता है। अगर सप्लाई रुकती है तो इसका सीधा असर भारत के रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर पड़ेगा। पहले से ही वैश्विक बाजार में चांदी की कमी है और कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। चीन का यह कदम आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक माना जा रहा है। इसी बीच एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है। गुयाना की सरकार ने 2026 में होने वाली तेल ब्लॉक्स की नीलामी के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया है। ONGC, ऑयल इंडिया और रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियों को औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है। सवाल यह है कि गुयाना अचानक भारत पर इतना भरोसा क्यों जता रहा है? इसका जवाब तेल की वैश्विक राजनीति में छिपा है। अब तक गुयाना के तेल संसाधनों पर अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल का दबदबा था, लेकिन गुयाना अब संतुलन चाहता है। भारत के लिए यह सुनहरा मौका है, क्योंकि रूस से तेल आयात में पहले ही गिरावट आ चुकी है। 2025 में गुयाना ने भारत को 60 लाख बैरल तेल भेजा था और यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। अब स्थायी साझेदारी की तैयारी है। भारत अपनी 85% तेल जरूरत आयात से पूरी करता है और ऐसे में गुयाना के साथ साझेदारी हमारी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी रिपोर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि भारत के भविष्य से जुड़ी बड़ी तस्वीर है। बांग्लादेश का अल्टीमेटम, भारत पाकिस्तान का परमाणु समझौता, चीन की चांदी नीति और गुयाना का तेल ऑफर, ये सभी घटनाएं बताती हैं कि दुनिया किस तेजी से बदल रही है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेशनल न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।